जैसे ही हम लोग ये टर्म सुनते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, द वर्ड टर्म इक्वेशन जैसे हम लोग सुनते हैं, वी रिकॉल दैट इक्वेशन मीन्स इक्वेट, इक्वल, मतलब देर आर टू साइड्स विच विल बी इक्वल टू ईच अदर। हाँ या ना? हम लोग मैथ्स में इक्वेशन के बारे में जानते हैं, हम लोग मैथ्स में इक्वेशंस किए हैं, सिंपल इक्वेशंस किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किए हैं। सो वहां पर भी हमने यही देखा, देयर आर टू साइड्स, बीच में इक्वल टू का साइन रहता है और दो साइड होता है। हाँ या ना? बीच में इक्वल टू का साइन रहता है और दो साइड होता है, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड LHS और आपका एक होता है राइट हैंड साइड दैट इज RHS, करेक्ट? And that is why they are called equations because this expression, ये और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होता है। अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन है, अकाउंटिंग में भी हमारा इक्वेशन है, और हमारा पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इस इक्वेशन पे टिका हुआ है। हमारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इस इक्वेशन पे डिपेंडेंट है, इस इक्वेशन के ऊपर है। हम लोग जो अकाउंट्स बनाते भी है, हम लोग इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। क्या है इक्वेशन? पहले हम आपको इक्वेशन बताते हैं और उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि इक्वेशन आया कैसे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इक्वेशन। सो इन अकाउंट्स वी हैव टू साइड्स, द लेफ्ट हैंड साइड इज द साइड फॉर एसेट्स एंड द राइट हैंड साइड इज द साइड फॉर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। Now if you think properly, थोड़ा सा अगर डेप्थ में तुम लोग देखोगे तो इसमें एक चीज नजर आ रहा है। हम लोग जब अकाउंट्स भी बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो हमारा राइट हैंड साइड क्रेडिट का साइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट का होता है। इसलिए तुम देखो एसेट्स को लेफ्ट में रखा गया क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, और लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू जब का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो कहां पे रहता है? राइट हैंड साइड में। एंड द डेबिट बैलेंसेस आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस, यही हम लोग सीखे हैं। सो हमारे इक्वेशन में भी देखो यही दिखा रहा है कि हमारा डेबिट बैलेंसेस आर इक्वल टू माय क्रेडिट बैलेंसेस। इज इट ओके? नाउ अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये इक्वेशन आया कैसे? एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बट एट, इसका मतलब होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिजनेस में जो टोटल एसेट्स है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस। So what is the source of this equation? We'll understand. ये बिजनेस है और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें संसाधनों का जरूरत पड़ता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। Today, to me stand here, for me to stand here and teach, it's not possible for me to do this alone. I need some help. I need help of human beings, my staff, my teachers, my office staff. I need help of man-made things. I need help of a board. I need help of a projector. I need help of a pen. I need help of the books. So I cannot perform whatever you are looking at me and whatever you see me doing here. हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, it is not possible for me to do it alone. Yes, I am teaching it. It's me teaching the accounts. But there are many things which is helping me, which are helping me to teach you all. And those are nothing but these are resources. इन्हीं को resources कहते हैं। इंसान कोई भी काम अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, आपको जरूरत कुछ ना कुछ का पड़ेगा। So हर वो चीज जो आपको आपके मकसद के करीब लेके जाए, हर वो चीज जो आपके नीड्स को पूरा करता है, वो सब चीज आपके लिए क्या है? जिनका इस्तेमाल करते हैं आप, वो आपके लिए क्या है? रिसोर्सेस है, जिन्हें हम बिजनेस में एसेट्स के नाम से जानते हैं। अगर कमर्शियली सोचा जाए अकाउंटिंग वर्ल्ड में, इन्हीं रिसोर्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट्स। हर बिजनेस में रिसोर्सेस है, मतलब हर बिजनेस में एसेट्स है। इसलिए तुमको याद होगा एसेट्स का डेफिनेशन भी मैंने कहा था, एसेट्स आर नथिंग बट एसेट्स आर द रिसोर्सेस which helps business to generate revenue and benefit, monetary benefit in the future. Correct? हाँ या ना? Correct. अब ये assets आते कहां से हैं? इसका कोई तो सोर्स होगा,
कोई तो सोर्स होगा जहां से ये एसेट आएगा। तो आज बिजनेस में जो भी एसेट है उसका आने का दो ही सोर्स है, एक या तो ओनर लेकर के आएगा, और अगर ओनर नहीं लेकर के आ रहा है खुद से तो वो बोरो करेगा, हाँ या ना। और कोई जरिया है? और कोई जरिया है? तीसरा जरिया चोरी करो, तो वो तो नहीं होगा, या तो हम खुद से डालेंगे और या तो हम बोरो करेंगे। तो आज जो भी एसेट्स आप यहां देख रहे हो, या तो यह मैंने अपने जेब से खरीद के डाला है, और यानी मैंने कुछ ना कुछ तो बोरो भी किया है। जनरली क्या होता है, जनरली 100% रिसोर्सेस मालिक अपना जेब से पैसा नहीं डालता है, कुछ वो अपना जेब से डालेगा और कुछ वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बोरो करेगा। सो अगर एक एग्जांपल ले कि मेरे बिजनेस में 10 लाख रुपया का एक एसेट है, एक बिजनेस में 10 लाख रुपया का एसेट्स है, तो ये 10 लाख का एसेट्स या तो ओनर डाला है या तो बोरोवर डालेगा, कुछ ओनर डालेगा कुछ दोनों मिला के। 100% तुम बोरो नहीं करोगे और 100% तुम अपना जेब से नहीं डालते, ये जनरली ये प्रैक्टिस होता है। सो उस हिसाब से ये पूरा अजम्पशन पे टिका हुआ है, ठीक है। सो उस हिसाब से मान लेते हैं 7 लाख रुपया मालिक ने डाला, तो इसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, हाँ या ना, मालिक का कंट्रीब्यूशन। और 3 लाख रुपया हमने बैंक से लोन लिया या बोरो किया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज होगी हमारे लिए। ये कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब तुमको यहां पे कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? इक्वेशन नजर आया? क्या है? एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास अगर 10 लाख के एसेट्स है, तो एसेट्स की वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ योर लायबिलिटीज एंड कैपिटल, एंड दिस इज हाउ वी हैव कम टू द इक्वेशन। This equation actually comes from the dual aspect concept. Dual aspect हमें यही सिखाता था, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम तो ही बुलाता था हमको कि हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, लेन और देन। सो बच्चा यही तो मेरा लेन और देन। सो लेन विल ऑलवेज बी इक्वल टू देन। सो लेन देन दो साइड आ गया कि नहीं आ गया? सो दो साइड हमारा, इसलिए हमारा अकाउंटिंग में भी दो साइड होता है, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों साइड हमारा इक्वल होगा। सो इक्वेशन बन के निकलता है, तो दोनों साइड में क्या रहेगा, एक साइड में एसेट्स, एक साइड में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, मतलब डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। योर डेबिट बैलेंसेस शुड बी इक्वल टू योर क्रेडिट बैलेंस। सो ए इक्वल टू एल प्लस सी, जनरली हम लोग यही लिखते हैं इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन तुम किसी से पूछोगे तो बोलोगे ए इक्वल टू एल प्लस सी। सो ये ए इक्वल टू एल प्लस सी का क्या कॉन्सेप्ट है, इज दिस, ये है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि सिंपल है, डेबिट बैलेंसेस आर ऑलवेज इक्वल टू योर, सो ऑल योर डेबिट बैलेंसेस ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल योर क्रेडिट बैलेंसेस ऑन योर राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? दो साइड हो गया, आपका इक्वेशन बन गया। अब इसी को हम लोग अगर इलैबोरेट करें, तो इसको हम लोग कर सकते हैं ए इक्वल टू एल प्लस सी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि बिजनेस में 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 पिलर जिसका हम लोग हिसाब रखते हैं, AELCR। इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा था, एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को तो लिखना है इक्वेशन में। सो इधर यू राइट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। नाउ रेवेन्यू कैपिटल को बढ़ाता है और एक्सपेंसेस कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। So that is why expenses are deducted from capital and revenues are added to capital. Revenue always has a positive impact on the capital. The revenue tries to push up the capital and expenses pulls down the capital. It's a push and pull effect. So revenue push धक्का मारता है कैपिटल को ऊपर और expenses हमेशा pull करता है कैपिटल को नीचे। इसलिए एक्सपेंसेस का इंपैक्ट कैपिटल पे नेगेटिव है, रेवेन्यू हमेशा कैपिटल को बढ़ाएगा, बिकॉज द मोर द रेवेन्यू योर कैपिटल बेस विल इंक्रीज। जितना ज्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, जितना प्रॉफिट बढ़ेगा वो प्रॉफिट किसका, मालिक का ही है ना। एक्चुअली तुम ध्यान से देखो, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू इसको को छुपा दो, क्या दिख रहा है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या होता है, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसका है,
मालिक का है, प्रॉफिट किसका है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट इज वाई इन द एक्सप्रेशन आई एम राइटिंग प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इसको छुपाओगे तो आपको रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस दिखेगा, उसका आंसर को हम इसके साथ ऐड करते हैं, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। और इसी को अगर और बेटर रिफाइंड वर्जन में लिखना है तो एसेट्स प्लस एक्सपेंस, ये इस ई को यहां लेकर आ जाओ, इक्वल टू एल प्लस सी प्लस, ये बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन। अब तुम देखो यहां पे ये दोनों का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, और ये तीनों का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। सो डेबिट आर इक्वल टू क्रेडिट, यही तो इक्वेशन है मेरा, और इतना दिन से तो यही करते आ रहे हैं हम लोग, करते आ रहे कि नहीं आ रहे? सो यू कैन डू योर जर्नल एंट्रीज फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। आपका हर जर्नल एंट्री करने के बाद ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसका वो पास होने के बाद इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। अगर इक्वेशन आपस में बैलेंस नहीं हो रहा है, मतलब डेबिट आर नॉट इक्वल टू योर क्रेडिट्स, इट मींस समवेयर यू हैव डन सम मिस्टेक। दैट इज व्हाट अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल अबाउट। अब बहुत जन क्या करते हैं, ए प्लस ई इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर नहीं लिखते, वो ऑर्थोडॉक्स मेथड में जाते हैं जो मैंने पहले लिखा था, ए इक्वल टू एल प्लस सी। सो इक्वेशन तुम किसी से पूछो, बोलेगा इक्वल टू एल प्लस सी। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से क्या, वो रेवेन्यू को कैपिटल में ऐड करते चलते हैं और एक्सपेंसेस को कैपिटल से माइनस करते चलते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए प्लस ई इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर, यू कैन ओनली राइट ए इक्वल टू एल प्लस सी, और जो भी रेवेन्यूज होगा इसमें क्या करो, ऐड, और जो भी एक्सपेंसेस होगा इससे क्या करो, माइनस। सो यू कैन डू दिस प्रैक्टिस, या आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, और आप पहला वाला भी कर सकते हो, ए इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर माइनस ई, ऑल मीन्स द सेम, ये सब सेम है। सो ए इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर माइनस ई में जाओ, या ए प्लस ई इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आर में जाओ, या ए इक्वल टू एल प्लस सी लिखो, और जो जो रेवेन्यूज होगा वो कैपिटल से माइनस, उसी का नीचे में ही प्लस, और उसका नीचे में एक्सपेंसेस क्या होगा, माइनस होते चलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे यू विल ऑलवेज फाइंड बोथ द साइड्स आर इक्वल। एनी डाउट? क्लियर है? बढ़िया सा अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ, एक सम करते हैं हम लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। There may be different approaches towards accounting equation and how to solve it. This is one of it जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि I am taking it as a longer version, that is A is equal to L plus C plus R minus E. कई जगह में आपको ऐसे बताया जा सकता है, बुक्स में भी आप देख सकते हैं कि यह R और E का कॉलम नहीं रहेगा, यह R और E को इसके साथ डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर माइनस प्लस कर देंगे। हम यहां लिखेंगे प्लस, मान लो 100 रुपया और रेवेन्यू 10 है, तो 100 यहां पे 10 लिखे या 10 इसके नीचे लिख दे। बात समझ में आ रहा है? अगर तुम इसके नीचे लिखोगे तो ये कॉलम और ये कॉलम हट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं और उस ट्रांजैक्शंस को इक्वेशन में डाल करके हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तो आपका इक्वेशन और क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला ट्रांजैक्शन क्या है बताना हमको। नंबर 1, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कितना रुपया, 80,000 रुपया के साथ स्टार्ट किया। ठीक है। नाउ अब इस ट्रांजैक्शन को आपको इक्वेशन में फिट इन करना है, उसको डालना है। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे हमारा कॉन्सेप्ट रहा है पहले। व्हाट इज ए कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट सिंपल कि इस ट्रांजैक्शन में देखो कि कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, किसका किसका हिसाब रखना है हमको। एक कैश आया तो कैश का हिसाब रखेंगे, और दूसरा किसका हिसाब रखेंगे, मुकेश पैसा लेकर आ रहे। कैश आया कहां से, मुकेश। मुकेश कौन है, ओनर। सो मुकेश का नाम नहीं लिख करके क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल। सो दो हिसाब रखेंगे, एक कैश का और एक कैपिटल। बच्चा भी इस इक्वेशन में तुम कैश को कहां डालोगे, एसेट्स। सो यहां पे आपने लिख दिया कैश, कितना लिख दिया, 80, करेक्ट। लाइबिलिटीज तो कुछ नहीं हुआ। कैपिटल आपके नीचे में कितना लिखोगे, 80, क्योंकि ये मुकेश लाया है। मुकेश बीइंग द ओनर, इट कम्स अंडर द हेड कैपिटल।
इस इक्वेशन में, इस ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू कुछ नहीं था और इसमें किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस भी नहीं है। सो आप जीरो भी लिख सकते हैं और हाइफन भी दे सकते हैं, हम दोनों ऑप्शन बता दिए। अब इसको टोटल करते हैं। इस इक्वेशन के बाद मेरे पास कैश कितना है 80, लाइबिलिटी कितना है कुछ नहीं, कैपिटल कितना है 80 और रेवेन्यू कितना है कुछ नहीं, एक्सपेंसेस कितना है कुछ नहीं। अब यही चीज आप लोग क्या कर सकते थे, जैसे मैंने कहा कि आप ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का कॉलम को हटा सकते हैं, रेवेन्यू को यहां प्लस और एक्सपेंसेस को यहीं पे माइनस कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा हमको, मेरे नजरिए से थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज लगता है, वहीं पे खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम साइड में लिखते हैं उसको। सो इक्वेशन बैलेंस हुआ 80,000 हियर 80,000 देयर। यही तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करते थे। देखो यहां से सोर्स बन रहा है जर्नल एंट्री का, कैश एज एन एसेट बढ़ेगा डेबिट, कैपिटल अकाउंट मेरा क्या हो गया क्रेडिट। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। यहां पे डेबिट बैलेंसेस है, यहां पे क्रेडिट बैलेंसेस है। सो कैश मेरा डेबिट बैलेंस और यहां पे कैपिटल मेरा क्या हो गया क्रेडिट बैलेंस। कोई दिक्कत है? बढ़िया समझ में आया? आगे बढ़े। सेकंड क्या था ट्रांजैक्शन? परचेज गुड्स फॉर कैश। तो पहले ये ट्रांजैक्शन को पुट करने का पहले क्या 28 पहले ये ट्रांजैक्शन को डालने का पहले आपका काम क्या होगा कि जो ऊपर वाला जो प्लस इक्वेशन है उस इक्वेशन को नीचे लेकर आए। सो आप चाहे तो यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पहला इक्वेशन। सो यू कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट ब्रिंगिंग डाउन दैट इक्वेशन, बिकॉज ये जो ट्रांजैक्शन होगा वो इसी इक्वेशन से कंटिन्यू होने वाला है, हमको उसी इक्वेशन में डालना है, बिकॉज दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम सम। समझ में आ रहा है? सो अलग से इसका कोई इक्वेशन नहीं बनने वाला है, इसी इक्वेशन में ही हमको कंटिन्यू करना होगा। सो मेरे पास अभी कैश कितना है 80,000 है, लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, कैपिटल कितना मेरे पास 80, रेवेन्यू कुछ नहीं है और एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं है। अब ये मेरा हुआ परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। सो 28,000 रुपया का मैंने क्या खरीदा गुड्स। गुड्स मेरे लिए एसेट है, गुड्स को हम कहां पे डालेंगे स्टॉक। स्टॉक मेरे लिए क्या है एसेट, स्टॉक कहां पे चला जाएगा एसेट कॉलम में। नाउ देयर इज अदर वे आल्सो, अगर आप इसको स्टॉक नहीं लेकर के क्या लोगे परचेज, तो फिर आपको परचेज लिख करके यहां पे कहां पे डालना पड़ेगा एक्सपेंस में, और परचेज क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा कैपिटल से। समझ में आ रहा है? हाँ, बट हम लोग जब गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं तो हम लोग उसको कहां पे शामिल करेंगे स्टॉक में शामिल करेंगे। सो एक किसके हिसाब रखेंगे गुड्स का दैट इज स्टॉक, और दूसरा किसका रखेंगे कैश का, क्योंकि गुड्स कैसे खरीदे हैं पैसा दे करके कैश दे करके खरीदे हैं। सो नाउ कैश गया 28,000, सो वो कहां से गया इसी 80,000 से गया ना। सो अब मेरे पास कैश कितना बचेगा 52 और स्टॉक कितना खरीदे हमने 28। सो यहां पर स्टॉक मेरे पास टोटल कितना हो गया 28। सो अल्टीमेटली देखो तुम्हारा एसेट साइड कितना हो गया 80,000 ही रहा, 52 प्लस 28। देख रहे हैं कि नहीं? लाइबिलिटीज कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, कैपिटल अभी भी वही है, रेवेन्यू कुछ नहीं हुआ, एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली 80,000 एंड 80,000 इक्वेशन बैलेंस LHS इक्वल टू RHS। थर्ड एक और लेते हैं, परचेस्ड गुड्स ऑन कितना 20,000। सो बिफोर यू पुट दिस ट्रांजैक्शन टू द इक्वेशन, पहले हमको अपना ऊपर वाला इक्वेशन को क्या करना होगा नीचे लाना पड़ेगा। समझ में आया? पहले इसको नीचे लाओ। तो जब नीचे लाएंगे तो मेरे पास कैश है, मेरे पास स्टॉक है। कैश कितना है मेरे पास 52, स्टॉक कितना है मेरे पास 28, लायबिलिटी कितना है कुछ नहीं, कैपिटल कितना है 80, रेवेन्यू कितना है कुछ नहीं, एक्सपेंसेस कितना है कुछ नहीं। ठीक, अब परचेस गुड्स, गुड्स खरीदा हमने, तो जब हमने गुड्स खरीदा तो फिर ये गुड्स कहां पे ऐड हो जाएगा स्टॉक में। सो जाओ और स्टॉक में 20,000 रुपीज क्या कर दो ऐड। अब तुम्हारा स्टॉक कितना बन गया 48, कैश रिमेन सेम, कैश में कोई चेंजेस नहीं हुआ।
सो कैश रिमेन्स हाउ मच 52। क्लियर है? लाइबिलिटीज अब आपका आ गया, क्या आ गया लाइबिलिटी? क्रेडिटर्स आ गया ना, क्योंकि आपने 20,000 रुपए का गुड्स कैसे खरीदा? क्रेडिट में। सो नाउ यू हैव गॉट अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ हाउ मच? लाइबिलिटी ऑफ 20,000। सो 20,000 का लाइबिलिटी आ गया आपके पास। क्लियर है? सो 20,000 रुपीज यहां पे लिखेंगे हम, राइट? कैपिटल के जगह में कितना लिखेंगे? सेम, कोई चेंजेस नहीं हुआ। रेवेन्यू रिमेन सेम 0, एक्सपेंसेस रिमेन सेम 0। सो नाउ अगर आप देखोगे तो आपका ये बैलेंस होते हुए नजर आएगा। कैसे? 52 प्लस 48 इज हाउ मच? 1 लाख। 20 प्लस 80 इज इक्वल टू हाउ मच? 1 लाख माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 रिमेन्स हाउ मच? 1 लाख। सो इधर भी आपका 1 लाख और इधर भी आपका क्या है? 1 लाख। कोई दिक्कत? समझ में आया? हाँ। सो यू कैन सी ऑल 3 ट्रांजैक्शंस को मैंने इक्वेशन में डाला है, इक्वेशन में पुट किया, एंड माय इक्वेशन इज बैलेंस्ड। द मोमेंट यू सी दैट इट्स नॉट गेटिंग बैलेंस, मतलब तुम कहीं पे गलती कर। सो अ पर्सन, अ स्टूडेंट having a good knowledge of accounting equation, he will never make mistake in journals। होगा? बताओ, वही कॉन्सेप्ट में तो कर रहे हैं। Vice versa, if your journal is strong, your accounting equation will always be strong। दोनों एक लिंक थे, वही कॉन्सेप्ट है। बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट, राइट एंड लेफ्ट, वही तो करना है। जर्नल में भी वही करना है। पूरा अकाउंट्स तो वही है, पूरा अकाउंट्स तो हिसाब है, और हिसाब 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट, और यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन ही बोल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं टू थिंग्स मेक थिंग्स मोर क्लियर। परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर 6,000। सो यहां पे बता, अच्छा पहले तो हमको अपना ऊपर वाला नीचे लेकर आ जाओ भाई। कैश है, स्टॉक है। कैश है 52, स्टॉक है 48, क्रेडिटर्स है हमारे पास। कितना है क्रेडिटर्स? 20। कैपिटल है हमारे पास कितना? 80। रेवेन्यू कुछ नहीं है और एक्सपेंसेस भी कुछ नहीं है। नाउ यू रिसीव दिस ट्रांजैक्शन। द ट्रांजैक्शन इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। हमने फर्नीचर खरीदा है 6,000 रुपया पैसा देकर के। सो यहां पे हमको हिसाब अकाउंट्स में क्या क्या डालना है, हमको इक्वेशन में क्या क्या डालना पड़ेगा? एक फर्नीचर को और एक कैश, यही तो 2 एलिमेंट है जिसके हिसाब रखना है। सो कैश में करते हैं तो कैश 6,000 क्या हो जाएगा? माइनस मेरे पास कितना हो गया? 46। स्टॉक में कोई चेंजेस? स्टॉक रिमेन्स हाउ मच? 48। अब एक नया एसेट में एक नया आइटम जुड़ गया, क्या है वो? फर्नीचर। कितना लिखेंगे? टोटल कितना हो गया? सो 46 प्लस 48 प्लस 6 कितना हो गया यहाँ पे? 1 लाख। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस? सो इट रिमेन्स हाउ मच? कैपिटल में कोई चेंजेस? इट रिमेन्स हाउ मच? रेवेन्यू रिमेन्स द सेम, एक्सपेंसेस रिमेन्स द सेम 0 0। अभी तक रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का खाता नहीं खुला है। अभी तक जो हो रहा है इट्स ऑल बिटवीन ए, एल एंड सी। अभी तक कोई ऐसा आइटम नहीं आया जहां पे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दिखे। क्लियर है? सो ऑल 4 ट्रांजैक्शन विच वी डिड राइट नाउ, यू सी कैसे मैंने उसको इक्वेशन में डाला है, और इक्वेशन में डालने के बाद योर डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, इसको जर्नल में इसी चीज को हम लोग डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। अब इसी का एंट्री पढ़ो ना। फर्नीचर यहां पे डेबिट साइड में है, डेबिट बैलेंस है। सो फर्नीचर विल बी डेबिटेड टू व्हाट? कैश। कैश घट रहा है, बढ़ने से डेबिट है, घटने से क्रेडिट है। सो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग जर्नल भी करते हैं।